और यहां हमने अपने अच्छे खासे आज्ञाकारी बेटे को टिंकू बना के रखा हुआ है, और बार बार वो सुनेगा टिंकू टिंकू टिंकू, तो जरूर हो ही नहीं वाला है वो वैसा। तो ये अंग्रेजियत वाले नाम क्यों रखें, अंग्रेजियत वाली शादी पद्धति हम हमारे जीवन में क्यों अपनाएं, अंग्रेजियत वाली वेशभूषा पहन के अपने जीवन को क्यों निभाएं, अंग्रेजियत वाला खाना खा के अपने भोजन पद्धति को क्यों गाली दें। ये सब हमें अपने स्तर पर करना है और इस पर बहुत ज्यादा गहराई से चिंतन करके रास्ता निकालना है। अब एक छोटे से आखिरी विषय पे मैं आपसे और बात करना चाहता हूं कि सांस्कृतिक पतन में हमारे यहाँ बहुत बड़ा पतन हुआ है, जो बहुत गहरा हो गया है, हमारी स्मृति से वो बिल्कुल निकल गया है, निपट गया है। भारतीय काल गणना, हमने भारतीय काल गणना को विदेशी परंपरा में बिल्कुल डुबो दिया। भारतीय काल गणना और विदेशी परंपरा में डुबो दिया, इसका मतलब क्या, हम अब अपने समय की गिनती करते हैं अंग्रेजों के पद्धति से या अंग्रेजियत की पद्धति से। हम समय को गिनते हैं सेकंड में, हम समय को गिनते हैं मिनट में, हम समय को गिनते हैं आवर्स में, या हम समय को गिनते हैं मंथ्स में, या वीकेंड में, या फोर्टनाइट में, या ईयरली, जो भी गिन रहे हैं ये सब अंग्रेजों वाले तरीके से और अंग्रेजी पद्धति से। भारतीय पद्धति से भी समय की गणना होती रही है, ये सामान्य लोगों की बुद्धि और विचार में से ही निकल गया। जनवरी गिनते हैं, फरवरी गिनते हैं, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरी की पूरी अंग्रेजियत की पद्धति है, विदेशी पद्धति है। हम भूल गए हैं। सामान्य रूप से आज की पढ़ाई में से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों को चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, कार्तिक, ये महीने याद नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च सबको याद। घरों में कैलेंडर भी ये जनवरी, फरवरी, मार्च के ही हैं, और इसको ज्यादा लोग कहते हैं कि बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। मेरे समझ में नहीं आया, रोमन में कुछ शब्द होते हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए। अब इसमें जरा उल्टी बात करें, दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है, सितंबर है। सितंबर एक रोमन शब्द से आया, सेप्ट, SEPT, सेप्ट, सेप्ट माने होता 7, तो उसमें से सितंबर आया। ऑक्ट, OCT, ऑक्ट है माने 8, उसमें से अक्टूबर आया। और ये नवम का जो NOV है ना, ये जो है ना 9 है, और दिसंबर का 10 है। अब अगर आप देखेंगे वास्तव में तो सितंबर 7वां महीना होना चाहिए रोमन के हिसाब से, और इन्होंने नकल की, अंग्रेजों ने रोमन लोगों की, तो सितंबर बनाया। तो सितंबर 7वां महीना होना चाहिए। कौन सा है? 9वां है। अक्टूबर 8वां महीना होना चाहिए। कौन सा है? 10वां है। नवंबर 9वां महीना होना चाहिए। कौन सा है? 11वां है। दिसंबर 10वां महीना होना चाहिए। कौन सा है? 12वां है। कितनी अवैज्ञानिक पद्धति है महीने के गणना की, और इसका कोई अर्थ भी नहीं है। जितने भी अंग्रेज विद्वानों से पूछा जाए, जनवरी का क्या अर्थ है, फरवरी का क्या अर्थ है, मार्च का क्या अर्थ है, अप्रैल का क्या अर्थ है, ये शब्द के पीछे की कोई गहराई है क्या, इसकी कोई व्याख्या है क्या, कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ हर महीने के नाम का एक विशेष अर्थ है और उसके पीछे एक लंबी व्याख्या है। वो चाहे कार्तिक हो, चाहे भाद्रपद हो, चाहे सावन का महीना हो, श्रावणी हो, कोई भी महीना है, उसके पीछे एक विशेष विश्लेषण है और एक लंबा उसके पीछे आधार है। अगर मैं उस विषय में जाऊंगा बहुत समय खराब हो जाएगा, लेकिन अभी संकेत मात्र में कह रहा हूं कि भारतीय गणना के हिसाब से महीनों के जो नाम तय किए गए हैं ये विशेष अर्थ वाले हैं। अंग्रेजी पद्धति से जो हम नामकरण करते कोई अर्थ ही नहीं है और कोई बताता भी नहीं है उनके बारे में। और वर्षों वर्षों तक आपको मालूम है यूरोप और अमेरिका में झगड़ा होता रहा। 25 दिसंबर से नया साल शुरू हो और काफी दिनों तक वो चलता रहा। फिर झगड़े के बाद बदल के 1 जनवरी से नया साल शुरू होना बताया गया। अब 1 जनवरी से उनके यहाँ नया साल शुरू होता है, उसके पीछे का कारण पूछो, कुछ कारण नहीं मालूम है कि 1 जनवरी कोई नया साल क्यों होता है, 15 जनवरी को क्यों नहीं हो सकता, 20 को क्यों नहीं हो सकता, या मार्च में क्यों नहीं हो सकता, अप्रैल में क्यों नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि बहुत लंबा झगड़ा था 25 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में, वो झगड़ा सुलझ गया, 1 जनवरी कर लिया गया। 25 दिसंबर को तो फिर भी अर्थ उनके यहाँ समझ में आता है, ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है।
लेकिन 1 जनवरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता किससे जुड़ा हुआ है। और भारत में अगर हम नए वर्ष की बात करें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नए वर्ष मनाने की अलग अलग परंपरा है। जैसे आसाम में नया वर्ष बिहू से शुरू होता है, तो बिहू का कोई गहरा अर्थ है हमारे समाज जीवन में, हमारे राष्ट्र जीवन में। बिहू के पीछे पूरी संस्कृति है और पूरी की पूरी सभ्यता का दर्शन है, इसके लिए बिहू है और उसके साथ नए वर्ष की शुरुआत है। इसी तरह दक्षिण में हम चले जाएं तो मानते हैं कि ये दिन खास है, ये दिन खास है। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। अब ये पश्चिम भारत में गुजरात के लोगों के लिए बहुत महत्व का दिन है, दीपावली वाला। तो दीपावली के अगले दिन से वो नए वर्ष की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि व्यापार के हिसाब से वो उनका सारा हिसाब है। तो हर जगह भारत में नया वर्ष है, वो चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे आसाम का हो, गुजरात का हो, या हमारे इधर लोहड़ी होती है पंजाब में, लोहड़ी से नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो सब जगह कुछ ना कुछ विशेष आधार है और उसके पीछे पूरा दर्शन है। यूरोप और अमेरिका में तो न कोई आधार है न कोई दर्शन है, फिर भी हमने नकल करके 1 जनवरी को नया वर्ष मनाना शुरू कर दिया। और इस देश में ऐसा बेहूदगी वाला हिसाब किताब बन गया है कि 31 दिसंबर की रात को और 1 जनवरी की सुबह देश के मुंबई, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर आदि आदि बड़े शहरों में होटल बुक किए जाते हैं, रात भर पार्टियां चलती हैं, कान फोड़ू संगीत बजाया जाता है और पता नहीं क्या क्या सब व्यभिचार किया जाता है। वो नए वर्ष मनाने का हमने पूरा नकल करके पश्चिम से या यूरोप अमेरिका से अपने जीवन में बसा लिया। हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के हिसाब से और हमारे देश के जाति समूहों के हिसाब से नए वर्ष के जो गणन थे या जो उनकी गणनाएं थी, वो सब हम भूलते चले गए और सब कुछ हम डूबते चले गए विदेश से आए हुए इस दर्शन में। इसी में और मुझे ऐसा लगता है कि हमने भुला दिया कि इस देश की काल गणना पंचांग के हिसाब से जो चलती है वो प्रकृति के हिसाब से है और संपूर्ण वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ भारत में ऐसे महान महर्षि और वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने यूरोप से 1000 साल पहले कई गणनाएं की थी और वो गणनाएं सारी दुनिया में सत्य सिद्ध हुई। आपको मालूम है, सारी दुनिया में कहा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। ये सबसे पहले किसने बताया? मेरे जैसा कोई भी आदमी जवाब देता है कोपरनिकस ने बताया। अब कोपरनिकस अभी हुआ 400 साल पहले दुनिया में। कोपरनिकस के जन्म के ठीक 1000 साल पहले भारतीय महर्षियों ने ये पूरी बात बता दी थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। और पृथ्वी के घूमने का जो दर्शन है पूरा, जो उसकी व्यवस्था है, इसी में दिन होता है, इसी में रात होते हैं। दिन इतने समय का होता है, रात इतने समय की होती है। फिर दिन का बंटवारा किया, फिर रात का बंटवारा किया और वो बंटवारा करते 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 समय को सूक्ष्मतम स्तर पर ले जाके नाप लिया और उस नाप को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी से सूर्य की दूरी को नाप लिया, सूर्य से चंद्रमा की दूरी को नाप लिया, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी को नाप लिया, हर दूरी को हमने सौर मंडल में नाप लिया। भारत के महर्षियों ने 1000 साल पहले, कोपरनिकस का जिस दिन जन्म हुआ उससे ठीक 1000 साल पहले ये भारत के लोगों को पता था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा और सारी दुनिया का कि सारी दुनिया में अभी भी यही पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि कोपरनिकस सबसे पहला व्यक्ति था जिसने ये बात बताई कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। हुआ क्या, हम डूब गए पश्चिम से आए हुए एक विचार में और सूचना में। हमने अपने जीवन में ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या कोपरनिकस के पहले भारत में भी ऐसी बात कहने वाले कोई लोग थे या लिखने वाले लोग थे और बहुत ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से गणना करने वाले लोग थे इस देश में। तो समय की गणना, काल की गणना, पंचांग की गणना और उसके हिसाब से दिन और रात की गणना, उसके हिसाब से सप्ताह की गणना, ये सब कुछ भारत से निकलकर दुनिया में गया। मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन पहली बार मुझे पता चला कि ये जो सप्ताह का वर्ण क्रम है, सप्ताह का रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, ये सबसे पहले वर्गीकरण भारत में हुआ और उसके बाद यूरोप ने संडे, मंडे, ट्यूसडे इसमें से नकल करके बनाया।
और उन्होंने नकल की तो वैसी की वैसी ही कर ली। हमारा रविवार था तो उन्होंने संडे कर लिया, हमारा सोमवार था उसको मूनडे, तो मूनडे को मंडे कर लिया, हमारा मंगलवार था उसको ट्यूसडे कर लिया। उसमें उन्होंने सिर्फ भाषा के स्तर पर अंतर लाया, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है, वही है सारा का सारा गणना। और उसके बाद 30 दिन का महीना होगा और 4 साल में एक महीना 28 दिन का होगा और फिर अगले 4 साल के बाद ही वही महीना आएगा। ये गणना भी सबसे पहले भारत से गई और यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसको वैसे का वैसा ही ले लिया। सूर्य की दूरी जो उन्होंने निकाली यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, उसमें 1 इंच का भी फर्क नहीं है 1000 वर्ष पूर्व जो भारतीय महर्षियों ने निकाल के दे दी। 1 इंच का भी अंतर उसमें नहीं है। चंद्रमा की दूरी सूर्य से और चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से जो भारतीय महर्षियों ने निकाली कॉपरनिकस से 1000 साल पहले, उसमें भी कोई अंतर नहीं है आज की जो दूरी उन्होंने निकाली है। इसका माने काल गणना में या दूरी की गणना में भारतीय विज्ञान का कोई दुनिया में सानी नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं ठहरता है। अभी यूरोप ने तो सबसे छोटी जो काल की गणना की है ना, वो सेकंड है और सेकंड का नैनो सेकंड है। नैनो सेकंड से नीचे उनके यहाँ काल की कोई गणना नहीं है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत में नैनो सेकंड से भी कम की काल की गणना है, नैनो सेकंड से भी नीचे। वो क्षण है, वो पल है, निमिष है। हमारे वैदिक साहित्य में क्षण का, पल का, निमिष का जो वर्णन है वो नैनो सेकंड से भी नीचे वाले काल में आता है। इतने सूक्ष्म काल की गणना हमारे देश में है। और यूरोप में और अमेरिका में काल की अधिकतम जो गणना है वो बिलियन में है और बिलियन के बाद ट्रिलियन में है। वो मिलियन पहले शुरू करते हैं, फिर मिलियन के बाद बिलियन शुरू करते हैं और बिलियन के बाद ट्रिलियन शुरू करते हैं। ट्रिलियन में माना जाता है बिलियंस बिलियन है, माने 1000 बिलियन ट्रिलियन को मानते हैं, और बिलियन में वो मिलियंस के मिलियन को मानते हैं। तो ये गणना उनकी है। लेकिन जब भारत की काल गणना को वैदिक साहित्य में से निकालकर मैंने समझने की कोशिश की तो उससे तो कई गुना ज्यादा हमारे कैलकुलेशन है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक सरल सी जानकारी दूं, हमारे भारत में कलयुग की बात होती है, द्वापर की बात होती है, त्रेता की बात होती है, सतयुग की बात होती है। ये कल्पना तो यूरोप में किसी को है ही नहीं। कलयुग 4,32,000 साल का है, द्वापर 8,64,000 साल का है, फिर त्रेता हमारे यहाँ 12,96,000 साल का है और सतयुग हमारे यहाँ 17,28,000 साल का है। ये चारों युगों को जोड़ दिया जाए तो चतुर्युग बन जाता है, ये 43,20,000 साल का होता है। और 71 चतुर्युग का एक मनवंतर हो जाता है जो 30,67,20,000 साल का होता है। और एक चतुर्युग जो है ना वो ब्रह्मा जी का एक दिन है और एक चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक रात है। इतने लंबे कैलकुलेशन करोड़ों करोड़ों साल के। और हमारे मन में कितना वो रच बस गया है काल की गणना का कि अक्सर यहाँ यज्ञ होता है, उस यज्ञ में संकल्प पढ़ा जाता है और वो संकल्प भारत में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सामान्य रूप से पढ़ते रहे। वो सारा संकल्प अगर ध्यान देंगे तो काल की गणना ही है। कान में जो शब्द पढ़ते हैं वो सारे के सारे काल की गणना के ही शब्द हैं। तो संकल्प बोला जाता है यज्ञ के समय, और यज्ञ करना इस देश में हजारों वर्षों तक सामान्य लोगों की दिनचर्या में शामिल रहा है। तो हजारों वर्षों तक सामान्य लोग दिनचर्या में संकल्प बोलते रहे हैं, माने काल की गणना करते रहे हैं, क्षेत्र की गणना करते रहे, स्थान की गणना करते रहे। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो स्थान का नाम होता है, क्षेत्र का नाम होता है, राज्य का नाम होता है, फिर देश का नाम होता है, फिर शायद सारी दुनिया में देश का एक छोटा सा हिस्सा है उसका नाम होता है। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहा हो। अब उस देश में सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए जनवरी फरवरी मार्च तक सीमित हो जाए सारा समय गणना, या जनवरी फरवरी मार्च के बाद उनका फोर्टनाइट और वीक में सिमट जाए, तो ये बहुत दर्दनाक और अफसोस की बात है। और ये दर्द और अफसोस शायद इसलिए है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो भारतीय संस्कृति को हमने कोई स्थान देकर विद्यार्थियों को तैयार किया होता तो शायद ये गिरावट हमारे देश में नहीं आई होती।
अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा पद्धति आई, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से भारतवासियों को तैयार किया और उनको भारतवासियों को तैयार करने के पीछे एक ही मकसद था कि भारतवासी अंग्रेजी शासन और भारत के गुलाम लोगों के बीच में एजेंट का काम कर सकें, ऐसे कुछ भारतवासी उन्हें तैयार करने थे। इसलिए मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को इस देश में लाया और उस शिक्षा पद्धति में से भारतीय संस्कृति को निकाल दिया, सभ्यता को निकाल दिया, हमारे गणित को निकाल दिया, हमारे दर्शन को निकाल दिया, हमारी कला को निकाल दिया, हमारे संगीत को निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया और उसके स्थान पर सब कुछ अंग्रेजों वाला भर दिया। और दुर्भाग्य से वो शिक्षा पद्धति 1840 से लेकर अभी तक अबाध गति से चली आ रही है। अंग्रेजों के पहले लगभग 150 साल, अंग्रेजों के जाने के बाद लगभग 63-64 साल, ये शिक्षा पद्धति में से चूंकि हम पढ़कर निकले हैं, आप, मैं, हम सब, इसलिए हमारी स्मृति में से ये सब निकल गया है जो भारतीय संगीत का या भारतीय कालगणना का या भारतीय शास्त्रों का या भारतीय कलाओं का चरम कभी रहा है, शिखर रहा है, वो हमारी स्मृति में अब है ही नहीं। और चूंकि स्मृति में नहीं है इसलिए आचरण में नहीं है, जीवन में नहीं है। हमारी स्मृति में पिछले 150-250 साल की जो गुलामी में हमने सीखा है वही बैठा हुआ है, वही हमारे आचरण में उतरा हुआ है। तो अब करना यही है कि अपनी स्मृति को बदलना है और भारतीयता को इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय भूषा, भारतीय भोजन, भारतीय भजन, भारतीय भेषज, इन सब चीजों को हमारी स्मृति में वापस लाना है और इसी के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान सारे देश में चलाना है। भारत स्वाभिमान का अभियान बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा अभियान है। ये अभियान एक तरफ तो अंग्रेजी व्यवस्था को बदलने की बात करता है, ये अभियान एक तरफ तो भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय कृषि व्यवस्था को, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को, भारतीय कानून व्यवस्था को स्थापित करने की बात करता है, भारत को समृद्धशाली बनाना, भारत को वैभवशाली बनाने की बात एक तरफ ये अभियान करता है, तो दूसरी तरफ ये अभियान ये बात भी करता है कि सांस्कृतिक पतन के जो जो आधार हमारे देश में तैयार हो गए हैं, इन सब आधारों को मिटाना और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को फिर उत्कर्ष पर लेकर जाना, हमारे मन और आत्मा को इस अंग्रेजियत और विदेशी की गुलामी से बाहर लाना, हमारे मन और आत्मा को इस अंग्रेजी पकड़ और विदेशी पकड़ से बाहर लाना और भारतीयता की तरफ लेके लगातार इसको लेके जाना, ये दूसरी तरफ बात करता है। बहुआयामी अभियान है ये भारत स्वाभिमान का अभियान, बहुआयामी है, तो इसलिए हमें भी बहुआयामी अभियान में शामिल होकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तो इस अभियान की विशालता को देखते हुए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जितना विशाल, जितना बहुआयामी ये अभियान है, उतने ही विशाल हम हो, उतने ही बहुआयामी हम बने, तब जाकर इस अभियान को हम सफल करा पाएंगे और सारे देश में इस अभियान के स्थान को, इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा पाएंगे। तो आप सब भारतवासी इस भारत स्वाभिमान के अभियान में लगे, सफल हों और इस अभियान को सांस्कृतिक सभ्यतागत उच्चता पर ले जाने वाला अभियान बने। एक तरफ समृद्धि और वैभव को बढ़ाने वाला ये अभियान बने, भारत की सारे दुख तकलीफों को दूर करने वाला ये अभियान बने। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस भारतीयता को अपने जीवन में लाएं और भारत स्वाभिमान को अपने जीवन से शुरू करें। तो सबसे पहला काम करिएगा, भाषा के स्तर पर अपनी गुलामी को छोड़िए। जितना ज्यादा आप मातृभाषा का उपयोग करें अपने जीवन में और जितना ज्यादा मातृभाषा को बढ़ाएं और फैलाएं अपने जीवन में, उतना ही ये विदेशी भाषा कम होती जाएगी। भाषा का सबसे बड़ा तर्क है कि इसका जितना ज्यादा प्रयोग होगा उतना ज्यादा ये बढ़ती है और जितना कम प्रयोग होगा उतना ये घटती है। अंग्रेजी का प्रयोग अगर आपके जीवन में ज्यादा होता रहेगा तो अंग्रेजी बढ़ेगी और अंग्रेजियत बढ़ेगी। उसके स्थान पर आप मातृभाषा का प्रयोग करने लगेंगे तो मातृभाषा बढ़ेगी और वो फैलेगी। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आपको लगे तो आप आज से ही स्वीकार करें कि मातृभाषा को प्रधानता देना शुरू करिए। अपने परिवार में सारे काम मातृभाषा में करिए, बोलचाल के काम मातृभाषा में करिए, पड़ोसियों से बोलचाल के काम मातृभाषा में पूरे करिए। आपको बैंक में जाकर खाता खोलना है तो हस्ताक्षर मातृभाषा में करिए। आपको बैंक का फॉर्म भरना है तो मातृभाषा में भरिए। अभी ये सारी सुविधा भारत में उपलब्ध हो गई है। आप अगर ये कहेंगे कि नहीं हमारा बैंक अकाउंट में तो अंग्रेजी का हमने
हस्ताक्षर कर दिया है वो बदल सकते हैं, किसी दिन भी बदला जा सकता है। आप अपने बैंक में जाकर एक निवेदन पत्र देंगे कि मैं मेरे हस्ताक्षर का नमूना बदलना चाहता हूं, मैं मातृभाषा में हस्ताक्षर करना चाहता हूं, बैंक आपको उसकी अनुमति देगी और आप उसी दिन से अपने अभियान को शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले अपने हस्ताक्षर बदलिए, अंग्रेजी से हटाकर उसको मातृभाषा में करिए। दूसरा काम, आप जब किसी को पत्र लिखते हैं तो मातृभाषा में लिखिए। आप जब पत्र के ऊपर पता लिखते हैं तो मातृभाषा में लिखिए। अगर संभव है दूसरे राज्य में पत्र लिख रहे हैं जो आपके राज्य के बाहर है तो राष्ट्रभाषा में लिखिए। राष्ट्रभाषा अपनी हिंदी है, हिंदी में पत्र पढ़ा जाता है और हर जगह भेजा जाता है और पहुंचाया जाता है। अपने राज्य से राज्य में पत्र लिखें तो पता लिखना, पत्र लिखना मातृभाषा में, अपने राज्य से बाहर राज्य वाले में पत्र लिखें तो पता लिखना और पत्र लिखना राष्ट्रभाषा में। यहां से शुरू करिए। घर के बच्चों के नाम मातृभाषा में रखिए, राष्ट्रभाषा में रखिए, ये अंग्रेजी वाले नाम बदल डालिए। और इसके आगे चलें तो आपके जीवन में जहां जहां भाषा के उपयोग की बात आती है, आप पूरी कोशिश करिए ईमानदारी से कि आप मातृभाषा में ही लिखें, पढ़ें, बोलें, चिंतन करें, हंसें, गाएं, सपने देखें और उन सपनों को आगे बढ़ाएं। यहां से शुरू करिए। फिर इसी तरह से एक दूसरी शुरुआत करिए कि वस्त्र के स्तर पर, भूषा के स्तर पर भारतीय हो जाइए। अंग्रेजी भूषा को जितना जल्दी छोड़ सकें छोड़ दीजिए। कोट है, पैंट है, टाई है, 3 पीस सूट है, ये आपकी जरूरत नहीं है। आप अपने भारतीय परिवेश में आ जाइए, भारतीय परिधान में आ जाइए, लुंगी में आ जाइए, धोती में आ जाइए, कुर्ता आ जाइए, पजामा आ जाइए। कुर्ता पजामा भी थोड़ा भारतीय, बहुत तो नहीं है, लेकिन फिर भी टी शर्ट, पैंट, जीन्स और वगैरह वगैरह उनसे तो थोड़ा ज्यादा ही भारतीय। तो भूषा के स्तर पर थोड़े भारतीय होने की कोशिश करिए। मोजे और जूते पहनना कम से कम कर दीजिए। कम से कम साल में 15-20 दिन जब बहुत ठंड पड़ती हो तभी पहनिए, बाकी दिन तो खुले हुए चप्पल ही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छे हैं। और चप्पलें खरीदिए तो विनम्रता पूर्वक उस व्यक्ति को पूछिए कि ये मरे हुए स्वाभाविक मृत्यु वाले जानवर से बनाया हुआ है, उसके चमड़े का है, या इसको काटकर बनाए गए जानवर के चमड़े का। अगर काटकर बनाए गए जानवर के चमड़े का है, कत्ल करके जानवर के चमड़े से वो बनाया गया, उसको छोड़ दीजिए। उससे अच्छा है जो स्वाभाविक मृत्यु से मरा है उसका पहने, रबर का पहने, लकड़ी का पहने, तो वो तो उपलब्ध ही है सब जगह। इसी तरह से और थोड़ा आगे बढ़े, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं तो अंग्रेजी तरीके से मत मनाइए। परम पूजनीय स्वामी जी ने कहा कि मोमबत्ती लगाना फिर उसको फूंक मार के बुझाना, अब बुझाना ही था तो जलाया क्यों उसको, वो तो बुझा ही हुआ था पहले से। और हमारे यहाँ तो जलता हुआ दीपक बुझाते हैं तो किसी की मृत्यु पे ही होता है, जन्मदिन के समय तो ये नहीं होता है। तो ये मोमबत्ती जलाना फिर उसको बुझाना, इस पद्धति से जन्मदिन मत मनाइए। जन्मदिन मनाना है तो दीपक जलाइए, यज्ञ करिए, हवन करिए, ऐसे कुछ अच्छे काम करिए, पेड़ लगाइए, पर्यावरण को हरा भरा बनाइए। अगर सारे लोग एक छोटा सा संकल्प ले लें कि जो दिन जन्मदिन होगा उस दिन हम यज्ञ करेंगे और उसके साथ एक पौधा लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, तो भारत देश में 115 करोड़ लोगों का कभी ना कभी तो जन्मदिन आता ही है। तो 115 करोड़ पेड़ लगेंगे और 115 करोड़ लोग यज्ञ करने लगेंगे। उस यज्ञ करने से जो वायु शुद्ध होगी, जो वायु पवित्र होगी, उसकी वजह से पूरा पर्यावरण शुद्ध और पवित्र होगा, तो देश का प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा। तो यज्ञ करें, यज्ञ कराएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगवाएं, इस तरह से जन्मदिन मनाएं। विवाह अगर आपके घर में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, तो माफ करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये ब्रास बैंड तो नहीं ही आना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको हमला करने के लिए उपयोग किया है। हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी की बेटी को अपने घर में बहू बना के ला रहे हैं। तो आप इस पद्धति से विवाह मत करिए जैसे ब्रास बैंड वाला। और रात के 12 बजे तो विवाह कभी भी मत करिए, दिन में विवाह करिए। सारे शुभ मुहूर्त दिन में भी होते हैं, विवाह के रात में ही नहीं होते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में करना शुरू कर दें। भोजन के स्तर पर कभी भी विदेशी भोजन, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, या तो डबल रोटी, पाव रोटी, बिस्किट आदि, इनका बंद करिए उपयोग। अपने देश के भोजन का, स्वदेशी भोजन का उपयोग करिए। तो भाषा के स्तर पर स्वदेशी, भोजन के स्तर पर स्वदेशी, गीत संगीत भजन के स्तर पर स्वदेशी जितना बन सके, लोक व्यवहार में जितने स्वदेशी हम हो सकें। हाय हेलो मत करिए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत करिए। ये तो यूरोप और अमेरिका की समस्या है गुड मॉर्निंग, क्योंकि वहां कोई भी सुबह अच्छी होती नहीं, इसलिए वो गुड मॉर्निंग करते रहते हैं। वहां तो सूरज निकलता नहीं, 6 महीने तो सूरज दिखाई देता नहीं।
जिस दिन गलती से सूरज दिखाई देता गुड मॉर्निंग होती है। अभी हम सब लोग स्कॉटलैंड गए थे, तो हम बस से घूमने जाते थे, तो हमारे बस में घुमाने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, संयोग की ऐसी बात थी कि हम जिस दिन पहुंचे उसके अगले ही दिन सूरज निकल आया और खूब चमकता हुआ सूरज निकला। तो उन्होंने वहीं से अपनी बात शुरू की कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये चमकता हुआ सूरज यहां लंदन में दिखाई दे रहा है। मतलब सूरज दिखाई नहीं देता, 6-6 महीने नहीं दिखाई देता, 8-8 महीने नहीं दिखाई देता। इसलिए हर आदमी एक दूसरे को इस बात की भावना प्रेषित करता है कि आपकी सुबह अच्छी हो, गुड मॉर्निंग, माने सूरज का दर्शन हो। भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, यहां तो हर दिन सूरज निकलता है, करोड़ों साल से निकल रहा है, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा। इसलिए यहां गुड मॉर्निंग की जरूरत नहीं है। हमारे यहां तो नमस्ते है, ओम है, शुभ प्रभात है, इतने अच्छे शब्द हैं। और वहां गुड इवनिंग और गुड नाइट भी इसलिए की जाती है, कोई नाइट अच्छी नहीं होती, पता नहीं किस रात को ठंडी हवाएं चल जाएं, किस रात को बर्फ गिर जाए, इसलिए गुड नाइट की बात करते हैं। यहां तो एवरी नाइट इज गुड नाइट, तो हर सुबह अच्छी है, हर शाम अच्छी है। तो आप ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के चक्कर में मत फंसिए, अंग्रेजों की नकल मत करिए। और ये हाय हेलो तो बहुत ही खराब है। हम तो हाय हाय करके छाती तब पीटते हैं जब कोई मरता है हमारे घर में। यहां एक दूसरे को अगर अभिवादन कर रहे हैं तो हाय, वो हाय हाय, माने पता नहीं उसका कौन मर गया, हमारा कौन मर गया। ये हाय हाय मत करिए, हेलो मत करिए। अपने पास बहुत अच्छा बहुत सुंदर शब्द है ओम, उसका उच्चारण करिए, फोन पर भी वही बोलिए, और मिलते हैं तो आपस में वही बोलिए। तो अपने जीवन से शुरू करिए। आपके जीवन से जब ये छोटी छोटी चीजें शुरू हो जाएंगी और सामने वाला उनको देखेगा तो प्रभावित होगा, फिर वो भी आपके जैसा ही बनेगा। जैसे ही वो आपके जैसा बनना शुरू होगा, वो भी भारत स्वाभिमान में जुड़ता जाएगा। तो आप प्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ सकते हैं, परोक्ष रूप से भी करोड़ों लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ सकते हैं। आपके आचरण से किया हुआ एक काम, श्रद्धेय आचार्य जी बार बार एक बात कहते हैं कि हम अगर एक काम करें वो लाखों शब्दों से बड़ा होता है। तो हमारे आचरण में एक चीज हमने उतारी और सामने वाले को वो दिखाई दी, तो हमारे लाखों शब्दों पर वो भारी पड़ेगा एक छोटा सा काम जो आचरण में उतार कर हम करेंगे। तो ये भारतीयता और स्वदेशीपन आपके आचरण में आ जाए तो अंग्रेजियत और विदेशीपन हमारे समाज व्यवस्था से हमेशा के लिए निकल जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और हम सब इस विश्वास पर खरे उतरेंगे और ईश्वर हमको शक्ति देंगे इस काम को करने के लिए, ताकि हम सफल हों, हमारा अभियान ये भारत स्वाभिमान सफल हो। आपका आभार, धन्यवाद।